तो फिल्म की कहानी असम से शुरू होती है, जहाँ एक पंडित जी अपनी बेटी के साथ छोटी नाव पे होते हैं। ये दोनों एक टेंपल की ओर जा रहे थे, जहाँ आज एक बड़ा सा उत्सव था। और जर्नी के दौरान पंडित जी की बेटी का हाथ थोड़ा कट जाता है, जिससे उसका खून पानी में मिल जाता है। पंडित जी यहाँ बाघ के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत खतरनाक डीम है। और 100 साल पहले गांव के कई स्वामी जी लोग मिलकर इस बाघ को कैद किए थे। अब इस जर्नी के दौरान पंडित जी का चप्पू फंस के टूट जाता है और अगले ही क्षण हम उनकी बेटी को कच्चा मछली खाते पाते हैं। दरअसल बाघ को इसी जगह पानी में कैद किया गया था, जो कि पंडित जी की बेटी का खून और एग्जैक्ट प्लेस पे चप्पू लगने से आजाद हो गया था। ये बाघ पंडित जी की बेटी को मार चुका था और उसका रूप भी ले चुका था। पंडित जी ये बात तुरंत समझ जाते हैं और उसी क्षण पीछे टेंपल में देवी अम्मन की पूजा होती है। इस पूजा के वक्त बाघ वीक होता है और इसी का फायदा उठा के पंडित जी बाघ की आत्मा को एक लोटे में कैद कर लेते हैं। अब अगर कोई बाघ की आत्मा को कैद कर ले तो बाघ उसकी हमेशा बात मानने पर विवश हो जाता है। तो ऐसे में पंडित जी बाघ से कहते हैं कि क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मारा है, आज से तुम हमेशा के लिए मेरी बेटी बन के ही रहोगे, ताकि मेरी बीवी को कभी पता न चले कि हमारी बेटी अब दुनिया में नहीं रही। हम देख पाते हैं कि बाघ इससे खुश नहीं था, उसे आजादी चाहिए था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब मैं आपको बता दूं, बाघ एक डीमन है जो मैं बाघ बोल रही हूँ, और ये बाघ किसी का भी रूप ले सकता है और वो बहुत खतरनाक है। अब कहानी तमिलनाडु में आ जाती है, जहाँ फोक्स ऑफ सर्बानंद नामक वकील पे आता है, जो कि अपनी आंटी के साथ रहता है। सर्बानंद का धंधा कुछ खास चल नहीं रहा, जिस वजह से घर में पैसों की कमी है। हम जान पाते हैं कि सर्बानंद की एक सेल्वी नामक बहन भी है, जो कि 10 साल पहले लव मैरिज कर ली थी और फिलहाल वो दूर कहीं रहती हैं, जिसके बारे में सर्बानंद को नहीं पता था। इतना ही नहीं, सर्बानंद अपनी बहन से पिछले 10 सालों में मिला तक नहीं है। तो आज से 10 साल पहले जब सर्बानंद के पिता जिंदा थे, तो वो सेल्वी की शादी को लेकर बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि ये लव मैरिज थी। अब भले ही सर्बानंद इस सब के खिलाफ तो नहीं था, स्टिल वो अपनी बहन सेल्वी को कई खास मदद भी नहीं किया था, और इसी बात का अब उसे पछतावा हो रहा है। और इसके ठीक बाद हम सेल्वी को भी देख पाते हैं, जो कि अपने पति के साथ एक छोटे गांव में खुशी खुशी रह रही हैं। और सेल्वी के तो प्यारे बच्चे भी हैं। बड़ी बेटी का नाम शक्ति है और छोटे बेटे का नाम सर्बानंद जूनियर है। जी हाँ, सेल्वी अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम पे ही रखी है। तो एक दिन सेल्वी का पति सुबह जॉगिंग करने निकलता है। जब जंगल में वो धुएं के गिरफ्त में आता है, फिर अचानक एक हाथ उस पे हमला करके उसे मार डालती है। और अगले ही क्षण हम देखते हैं कि कोई तो सेल्वी के पति का रूप ले लिया था, क्योंकि इस सेल्वी के पति की लाश तो वहीं जमीन पे पड़ी थी। अब हम समझ रहे हैं कि शायद ये बाघ का था, और बाघ जो कि फिलहाल सेल्वी के पति का रूप लिया हुआ था, वो घर जाके सेल्वी से बच्चे के बारे में पूछने लगता है। सेल्वी को यहाँ थोड़ा सा अपने पति पे शक होता है, और इसके बाद वाले सीन में हमें सीधा ये दिखाया जाता है कि सेल्वी कुएं में फांसी लगा के लटकी हुई है। देन सेल्वी के पति का कई अता पता नहीं है। इनफैक्ट वह हम शक्ति को भी देख पाते हैं, जो कि सर पे चोट लगने के कारण कुएं के पास ही बेहोश हैं, और सर्बानंद जूनियर छुपा हुआ है। स्ट्रेंज थिंग, पास की गांव में लोगों को सेल्वी के पति की लाश मिल गई थी, और सेल्वी उनके साथ लाश देखने जा रही थी, जबकि ओरिजिनल सेल्वी को तो हम कुएं में लटके मरते हुए देख चुके हैं। इसका मतलब कि बाघ सेल्वी को मार के उसका रूप ले चुका है। अब इस पूरे इंसिडेंट को एक रवि नामक लड़का देख लिया था, जो कि गांव के प्रेसिडेंट का बेटा था, और पैसे से वो एक यूट्यूबर था। यूट्यूबर होने के नाते वो कई चीज कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, और यहाँ वो काफी कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया था जो कि आगे काम आएगा। खैर, तो इसके बाद सर्बानंद को खबर मिलती है कि उसकी बहन खुद को मार डाली है और उसकी बहन का पति हार्ट अटैक से मारा गया है। यह खबर सुनकर सर्बानंद एकदम टूट जाता है और वो फौरन अपनी आंटी के साथ सेल्वी के गांव पहुंचता है। सर्बानंद को पता चलता है कि सेल्वी का पति आर्किटेक्ट था और वो पुराने घर को रिकंस्ट्रक्ट करके अच्छे दाम पे बेचता था। फिलहाल वो इस गांव के एक लैंडलॉर्ड के घर में काम कर रहा था, लेकिन अब तो वो रहा ही नहीं, जिससे काम बीच में ही रुक गया और पैसा भी फंस गया है। तो इन्हीं सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए सर्बानंद कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहेगा। खैर, बातचीत के दौरान सर्बानंद जान पाता है कि 2 दिन बाद इस गांव में मारी अम्मा देवी की पूजा है, और ये एक
बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कि 10 साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। अब क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान लाखों लोग इस छोटे से गांव में आते हैं, तो गांव का पुलिस वाला सेल्वी के केस को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे फेस्टिवल की सिक्योरिटी पे ध्यान देना था। पुलिस वाला बिना छानबीन किए कह रहा था कि ये तो खुद को मारने वाला केस है, तो इस पे क्या ही छानबीन किया जाए। अब यहाँ सर्वानंद का मानना था कि उसकी बहन खुद को मार नहीं सकती क्योंकि वो पास्ट में सर्वानंद से प्रॉमिस की थी कि वो कभी ऐसा कुछ गलत कदम नहीं उठाएगी, यानी कोई तो उसकी बहन को मारा है। और ऐसे में सर्वानंद खुद ही छानबीन शुरू करता है। वही घर में कुछ असाधारण गतिविधियां शुरू होती है, खासकर सर्वानंद जूनियर के साथ। उसे कई जगह किसी की आत्मा दिख रही थी जो कि उसके साथ खेलना चाह रही थी। इन गतिविधियों को आंटी जी भी नोटिस करती हैं। इनफैक्ट डॉक्टर माया भी कुछ अजीब चीजें नोटिस कर रही थी। दूसरी तरफ सर्वानंद की मुलाकात रवि से होती है और रवि सर्वानंद को काफी बातें बताता है। जैसे वो क्लियर कहता है कि वो अपनी आंखों से सेल्वी को मरने के बाद दोबारा गांव वालों के साथ भी देखा था। इतना ही नहीं, वो सेल्वी के हस्बैंड से भी उनकी मौत से पहले मिला था और हर जगह वो एक अजीब से स्वामी जी को भी देखा था। यह सब सुनकर सर्वानंद रवि का कैमरा चेक करता है और रिकॉर्डिंग में वो एक स्वामी जी को वाकई में देख पाता है जो कि सेल्वी के हस्बैंड पर नजर रखा था। अब पैरेलल में हम इन्हीं स्वामी जी को सर्वानंद के घर पे पहुंचते देखते हैं, लेकिन एक अनजान शक्ति स्वामी जी को एंट्री नहीं लेने देती हैं। बाय क्लोजिंग डोर्स और विंडोज ये सारी असाधारण गतिविधियां डॉक्टर माया और घर के बाकी मेंबर्स भी फील कर पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी असाधारण शक्ति रवि के कार पर हमला करती है, जिसमें रवि और सर्वानंद थे। सर्वानंद एक परछाई और मूविंग ऑब्जेक्ट को तेज करते हुए जंगल में जाता है। वही कार के अंदर रवि को सेल्वी दिखती है जो उस पर हमला करके उसे मार देती है। अब सर्वानंद जंगल में वापस आता है तो उसे ना तो रवि दिखाई देता है ना ही रवि का कार। हालांकि अगले दिन सर्वानंद को जंगल में रवि की थार एक्सीडेंट करी हुई मिलती है और वहीं पास में रवि की लाश थी। ऐसे में सर्वानंद पुलिस को बुलाता है और सर्वानंद का कहना था कि ये सब काम उस स्वामी जी का है क्योंकि वही हर जगह पे मौजूद होता है। इनफैक्ट रवि के कैमरे को चेक करने पर सब पाते हैं कि रवि के मौत के बाद भी कैमरा रिकॉर्ड कर ही रही थी और स्वामी जी इसमें क्लियरली दिखे थे। तभी सर्वानंद देखता है कि जब ये लोग पुलिस से बात कर रहे थे तो दूर से स्वामी जी अब भी इन पे नजर रखे थे और ऐसे में सर्वानंद और पुलिस वाले स्वामी जी को चेस करते हैं। अब स्वामी जी तो भाग निकलते हैं, लेकिन इन्हें उनका कैब मिल जाता है जहाँ का माहौल ऐसा था मानो किसी तरह का रिचुअल कराया गया हो। इनफैक्ट वहाँ सेल्वी के पति और रवि की फोटो भी थी, प्रूविंग कि स्वामी जी इन कत्लों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वहाँ शक्ति की भी फोटो थी। जी हाँ, सेल्वी की बेटी शक्ति है उसकी और स्वामी जी वहीं एक ऊंचे पेड़ पर छुपे हुए थे और उनके हाथ में पुलिस वाले की फोटो भी थी। खैर उस रात सर्वानंद जान पाता है कि कल पूजा वाले दिन यानी 15 जून को शक्ति का बर्थडे है। इनफैक्ट यूट्यूबर रवि का भी 15 जून को ही बर्थडे था और उसका जन्म शक्ति से ठीक 10 साल पहले हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड चेक करने पे सर्वानंद बताता है कि पुलिस वाले का बर्थडे भी ठीक 15 जून को ही है। इनफैक्ट उस यूट्यूबर से 10 साल पहले, यानी इन तीनों का बर्थडे सेम डे है, 10-10 साल के अंतराल पे और उसी दिन जिस दिन यहाँ पे बड़ी वाली वो पूजा होती है, क्योंकि आपको याद हो पूजा भी हर 10 साल पे ही होती है। और इतना ही नहीं, इन तीनों लोगों के शरीर पे कहीं ना कहीं एक बड़ा सा रेड मोल भी था जो कि एक सिमिलरिटी है, यानी कि जो भी ये कत्ल कर रहा है वो सेम बर्थडे एंड मोल वाले लोगों को ही टारगेट कर रहा है फॉर सेम रीजन। इसके बीच में अगर कोई और आता है तो वो भी मारा जाता है, जैसे सेल्वी और उसका पति। क्योंकि ध्यान हो, सेल्वी का पति जब बाग बन के आया था तो वो शक्ति के बारे में पूछ रहा था। अब इस सब के दौरान हम देख पाते हैं कि स्वामी जी अब पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे पड़ा था। सर्वानंद को इस पॉइंट पे पता था कि आगे शक्ति के ऊपर और पुलिस वाले के ऊपर खतरा है, इसीलिए वो माया से कहता है कि तुम शक्ति का ख्याल रखो, मैं पुलिस वाले को बचाने जाऊंगा। तो सर्वानंद पुलिस वाले को खोजते हुए जंगल में जाता है जहाँ पुलिस वाला स्वामी जी को चेस कर रहा था। यहाँ स्वामी जी बड़ी चालाकी से पुलिस वाले को बेहोश करके उस पर रिचुअल शुरू कर देता है। तभी वहाँ सर्बानंद आता है और वो स्वामी जी से भिड़ जाता है। इस लड़ाई के बीच हम पुलिस वाले के शरीर को हवा में लेविट करते देखते हैं और शरीर नीचे गिर के कुछ नुकीले चीजों में धंस जाता है, जिससे पुलिस वाला मारा जाता है। अब ऐसा होते स्वामी जी सर्वानंद से कहते हैं कि तुमने सब बिगाड़ दिया, मैं इसे बचाना चाह रहा था लेकिन
ये भी उस बाघ का शिकार हो गया। जी हाँ दोस्तों, स्वामी जी एक्चुअली में सभी विक्टिम्स को बचाना चाह रहे थे, न कि मारना। और ये सब माजरा क्या है वो आपको कुछ ही मिनट्स में पता चल जाएगा। अब इसके पैरेलल में एक और चीज होती है, हम उस पंडित जी को देख पाते हैं जिन्हें हमने मूवी के पहले सीन में देखा था, यानी वो पंडित जी जिनकी बेटी बाघ बन गई थी। तो हाँ, वो मंदिर में पूजा के लिए आए होते हैं, लेकिन अचानक मंदिर के टॉप को देख के वो घबराते हुए अपनी घर की ओर भागते हैं। इसके बाद सीन कट होके वापस पंडित जी पे आता है, जो कि अजीब बिहेव कर रहे थे और वो शक्ति के घर पहुंच गए थे शक्ति से मिलने। वो शक्ति से मिलने की जिद करने लगते हैं और ऐसे में पंडित जी को घर के अंदर आने दिया जाता है और घर के अंदर जो स्पिरिट थी वो पंडित जी पे बार बार हमला करने लगती हैं। अब पंडित जी इन हमलों को या तो डॉज कर रहे थे या फिर अगर उन्हें चोट लग भी रहा था तो वह हिलकर जा रहे थे। अब एक पॉइंट में पंडित जी शक्ति को देख पाते हैं और उस पे काइंड ऑफ हमला भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर वाली अनजान शक्ति पंडित जी को घसीट के घर से बाहर कर देती हैं। ये सब खेल माया और आंटी जी देखती हैं और घर में सब बहुत डर गए थे। यहाँ हम व्यूअर्स को रिवील किया जाता है कि इस घर में सेल्वी की आत्मा मौजूद है, जो कि अपने बच्चों की रक्षा कर रही हैं। इनफैक्ट इस पॉइंट पे हम फाइनली शक्ति को अपने कोमा से बाहर भी आते हुए देखते हैं, यानी कि शक्ति अब ठीक हो गई हैं। और अगले दिन स्वामी जी को पुलिस कस्टडी में लाया जाता है, जहां स्वामी जी सब कुछ रिवील करते हैं। दरअसल वो असम से हैं और उनके यहाँ 100 साल पहले पुरानी स्वामी जी लोग मिलके एक बाघ को कैप्चर कर लिए थे। बाघ एक ऐसा खतरनाक प्राणी है जो कि पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। अब ये बाघ आजाद हो गया कैसे? खैर, वो तो मूवी के पहले सीन में देख ही पाए थे। तो पंडित जी बाघ को किस तरह करके अपनी बेटी बना लिए थे और वो असम से मूव हो गए। और असम से इसीलिए मूव हो गए क्योंकि इन फ्यूचर में स्वामी जी लोग को तो पता चल ही जाता है कि बाघ आजाद हो गया है और पंडित जी नहीं चाहते थे कि उनसे उनकी बेटी छीन जाए। अब वहाँ अमन देवी की पूजा करी जाती है और उनके पत्थर को 3 भाग करके भारत में 3 अलग अलग जगह पे भेजा गया था मूर्ति बनाने। और पंडित जी इसी 3 में से कई एक जगह जाना चाहते थे ताकि वो अमन देवी की छत्र छाया में ही रहे। इसमें से एक जगह थी यही गांव, जहां आज फेस्टिवल भी है, जिसमें अमन देवी की बड़ी मूर्ति एक राक्षस की मूर्ति को त्रिशूल मार के जलाएंगे। अब ये पंडित जी टेम्पल के एक टॉप आर्किटेक्चर में वो लोटा छुपा दिए थे जिसमें बाघ की आत्मा कैद थी, ताकि बाघ उस लोटे तक कभी ना पहुंच पाए। अब पंडित जी की बेटी जो कि एक बाघ थी, उसे एक दिन पता चल जाता है कि उसकी आत्मा मंदिर के ऊपरी हिस्से में है। वो मंदिर के एक आदमी को पैसे देके लोटा निकलवा लेती हैं, जिसके बाद वो आजाद हो गई। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पंडित जी मंदिर का वो टॉप पार्ट देख के घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वहाँ से कोई लोटा निकाल लिया है। जब पंडित जी अपने घर पहुँचते हैं तो बाघ ऑलरेडी उनकी बीवी को मार के उनका रूप ले चुकी थी। देन वो पंडित जी को मार के उनका रूप भी ले। और पिछली रात जो शक्ति से मिलने आए थे वो पंडित जी नहीं थे, बल्कि उनके रूप में बाघ थी। बाघ आखिर कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट क्यों कर रही हैं? मतलब जिनका बर्थडे 15 जून को है और जिनके शरीर पे वो लाल मोल हैं 15 जून पे भी स्पेसिफिकली उस दिन जिस दिन पूजा हुई थी, यानी 10,010 साल के एम्बल पे वेल स्वामी जी बताते हैं कि बाघ काफी वीक है और स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसे 3 ऐसी जानें लेनी होंगी जिनका जन्म सेम डेट पे हुआ हो। जिस डेट पे अमन देवी की पूजा होती है हर 10 साल के बाद, यानी 15 जून को। इतना ही नहीं, इन लोगों के शरीर पे जो लाल तिल हैं वो शक्ति तिल हैं। और ऐसे 3 लोगों को अगर बाघ अभिजीत मुहूर्त पे मार डालेगी, यानी कि पूजा से ठीक पहले, तो बाघ बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। इतनी शक्तिशाली कि इस दुनिया में भगवान भी उसे नहीं रोक पाएंगे। इसीलिए ये बाघ सेल्वी के हस्बैंड को मार के उसके थ्रू शक्ति तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन सेल्वी आईने में देख के समझ गई थी कि उसका हस्बैंड एक्चुअली में उसका हस्बैंड नहीं बल्कि कई शैतानी शक्ति हैं, और इसीलिए वह अपनी जान की बाजी लगा के अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही थी। एक पॉइंट पे तो सेल्वी बच के निकल भी पाती, लेकिन अपने पति के प्यार में वो फंस गई। और हाँ, बाघ जो कि उसके पति के रूप में था, वह सेल्वी को कुएं में लटका दिया फांसी लगा के, यानी कि सेल्वी वहीं पे मर गई। उसके बाद सेल्वी का रूप ले लिया और वो शक्ति को मार ही देती, लेकिन एन वक्त पे गाँव वाले आ गए थे। अब क्योंकि सेल्वी के शरीर को जलाया नहीं गया बल्कि सिर्फ दफनाया गया, तो ऐसे में सेल्वी की आत्मा वापस आ गई है, यानी
कि वो हमारे पृथ्वी को छोड़ के नहीं गई हैं और वो अब घर में रहकर अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। पिछली रात सेल्वी की आत्मा ही पंडित रूपी बाघ को घर से घसीट के बाहर फेंक दी थी। अब देखा जाए तो ये बाघ ऑलरेडी रवि और पुलिस वाले को मार चुके हैं और उसे बस अब शक्ति को मारना है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। ये सुनते सर्वानंद फौरन घर आता है। वहीं पुलिस स्टेशन में बाघ हमला करती है। इस हमले के दौरान स्वामी जी बाघ का सामना करते हैं और उसे यहाँ से भगा देते हैं। जब डॉक्टर माया घर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी तो सेल्वी की आत्मा उसे अंदर नहीं आने देती। ऐसा इसलिए क्योंकि माया के डॉक्टर वाले कोट पे बाघ का खून लगा था। अब फिलहाल माया पुलिस स्टेशन में सबकी मरहम पट्टी करके आई थी क्योंकि वहाँ बाघ का हमला हुआ था, यानी कि बाघ भागी नहीं है बल्कि किसी का रूप ले चुकी हैं। उसी पुलिस स्टेशन के अंदर, जी हाँ दोस्तों, ये जानते सर्वानंद फौरन विलेज के प्रेसिडेंट से मिलने जाता है क्योंकि वो भी उस वक्त पुलिस स्टेशन पे ही थे। वहाँ सर्वानंद को प्रेसिडेंट के कार की डिक्की में स्वामी जी की लाश मिलती है और उसका सिर्फ एक ही मतलब था कि बाघ स्वामी जी को मार के अब उनका रूप ले चुका है। अब हम देखते हैं कि स्वामी जी ऑलरेडी उस जगह पहुंच गए थे जहां सेल्वी को दफनाया गया था और वो उसकी लाश को बाहर निकलवाया है। क्यों? ताकि वो सेल्वी की आत्मा को उसके शरीर में डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दे। इससे सेल्वी की आत्मा को पृथ्वी से जाना पड़ेगा और तब इस बाघ को शक्ति को मारने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस फिर क्या था, स्वामी जी रूपी बाघ तंत्र मंत्र सेल्वी की आत्मा को इस जगह पे खींच लाता है। सेल्वी की आत्मा जो कि अपने बच्चों के साथ घुल मिल गई थी, उनके साथ खेल रही थी, वो इस जगह पे खींची आती हैं और वो स्वामी जी से लड़ना शुरू करती है। इनके बीच बहुत जबरदस्त फाइट होता है और एक पॉइंट पे स्वामी जी और बाघ वहाँ आसपास की कई बुरी आत्माओं का सहारा लेकर सेल्वी को हरा देते हैं और उसकी आत्मा को उसके शरीर में डालते हैं और स्वामी जी सेल्वी के शरीर को जला देते हैं, जिससे सेल्वी की आत्मा इस मॉर्टल वर्ल्ड से आजाद हो जाती है। तभी इस जगह पर सर्वानंद भी आता है, लेकिन बहुत देर होता है। जाते जाते सेल्वी की आत्मा अपने बड़े भाई सर्वानंद से कहती है कि मेरे बच्चों को किसी तरह बचा लो। अब इस सब के तुरंत बाद स्वामी जी और बाघ घर पहुंचते हैं शक्ति को मारने, लेकिन डॉक्टर माया चालाकी से शक्ति को लेके वहां से निकल जाती हैं और वहां और कहाँ जाती हैं, वहां जहां माँ अम्बा देवी की पूजा हो रही थी। जी हाँ, पूजा ऑलरेडी शुरू हो गई थी, वो आज ही थी और सर्वानंद भी वहाँ शक्ति को बचाने आता है। इस पॉइंट पे बाघ भी वहाँ आता है और इनके बीच जो है बल्ले का खेल शुरू होता है। एक पॉइंट पे सर्वानंद शक्ति को लेके राक्षस की बड़ी मूर्ति के अंदर घुस जाता है। यहाँ बाघ भी आता है और वो शक्ति को मारने की भरपूर कोशिश करता है। ये लोग बम्बू जैसे स्टेयर्स पे भाग दौड़ करते हैं और सर्वानंद अपनी पूरी ताकत से बाघ का सामना करता है। एंड मोमेंट पे वो मूर्ति की आंख से शक्ति को लेकर बाहर कूद जाता है। अब जैसे ही बाघ भी इस राक्षस की मूर्ति की आंख पे आता है तभी पूजा संपन्न होती है और मरियम्मा देवी की हाथों से त्रिशूल छूटता है सीधे राक्षस की मूर्ति की और देन हम अम्मन देवी को क्लियर देख पाते हैं जो कि त्रिशूल के बाघ पे हमला कर देती हैं और इस हमले से बाघ फाइनली मारा जाता है, यानी कि देवी ने फाइनली बाघ को खत्म कर दिया। शक्ति भी बच गई, सर्वानंद भी बच गया और फिल्म के एंड सीन में हम जान पाते हैं कि सर्वानंद अब इस गाँव में ही रहेगा और उस घर को वो लोग एक अस्पताल में तब्दील करने वाले हैं क्योंकि माया का वो ड्रीम था और वो ड्रीम साकार हो गया और गांव में एक अस्पताल भी चाहिए था। शक्ति और सर्वानंद जूनियर भी खुश हैं और अब वो लोग घर के बाहर बॉल से खेल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति भी उनके साथ बॉल खेल रही थी। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये फिल्म अरनमनाई की कहानी और एंडिंग सीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि सेल्वी की आत्मा पूरी तरह से वापस नहीं गई है क्योंकि वो अब भी अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सेल्वी के पति की आत्मा हो क्योंकि उसको भी दफनाया नहीं गया था। जो भी हो, लेकिन ये बाघ तो नहीं हो सकता क्योंकि बाघ को मरियम्मा देवी ने खत्म कर दी थी। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा।